वेलकम बैक। आज हम मोमेंटम और एक्सप्लोसिव फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि मोमेंटम को हम एक्सप्लोसिव फोर्सेस के लिहाज से किस तरह है कि एलेबोरेट कर सकते हैं, किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, और ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या होता है, इसको किस तरह हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसके बाद इसको मज़ीद एलेबोरेट करेंगे। एन एक्सप्लोजन इज़ अ सडन इंटेंस रिलीज ऑफ एनर्जी that often produces a loud noise, high temperature and flying pieces। जो एक्सप्लोजन क्या है, आपके पास क्या प्रोड्यूस करता है कि एक तो ये सडन इंटेंस रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, और क्या है कि ऑफन प्रोड्यूसेस लाउड साउंड, साउंड बहुत ज़्यादा होती है। हाई टेम्परेचर जो है कि जब टेम्परेचर है इसका बहुत ज़्यादा होता है। एंड फ्लाइंग पीसेस, जो फ्रेगमेंट्स ये थ्रो करता है तो ये फ्लाइंग पीसेस होते हैं। और क्या है, एंड जनरेट्स आ प्रेशर वेव। और क्या है कि प्रेशर वेव जनरेट होती है। प्रेशर वेव बेसिकली कैसे जनरेट होती है, तो ये हम इस तरह कह सकते हैं कि जैसे ही एक्सप्लोजन होता है तो ये है कि बहुत स्पीड के साथ वहाँ से क्या है पीसीज को, और उसमें है पीसीज को थ्रो करता है। प्लस उसमें है कि बहुत सडन जो एक्सप्लोजन होता है इसकी वजह से क्या है कि जो वो एयर होती है उसको क्या है कि एक जर्क मिलता है, और इस जर्क की वजह से आपके पास एक प्रेशर वेव प्रोड्यूस होती है। इफ़ द सिस्टम इज़ आइसोलेटेड, हमने ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ उसमें मोमेंटम में पढ़ा था कि अगर आपका सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड है, मतलब ये है कि अगर बाहर वाली कोई जो एक्सटर्नल फोर्स है इस पर असरअंदाज नहीं होती तो आपका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर होगा। मैथमेटिकली हमने इसको प्रूव भी किया था, इसका फार्मूला भी देखा था पिछले लेक्चर में। तो यानी पी आई इज इक्वल टू पी एफ के बराबर हो जाएगा। इसको क्या है कि एक दो एग्जांपल के साथ हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, कि समझने की कोशिश करते हैं कि ये बेसिकली किस तरह। तो फायरिंग गन के हिसाब से हम देखेंगे कि इसमें बेसिकली कि क्या प्रोसेस होता है, इसको हम मोमेंटम के लिहाज से किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो आपने क्या है कि देखा होगा या कभी फायर किया हो, तो इसमें बेसिकली क्या प्रोसेस होता है कि जैसे ही उसमें शुरू में तो आपकी जो है कि वो जैसे ही आप फायर करते हैं तो फायर करने से क्या होता है, आपकी बुलेट वो स्पीड के साथ आगे जाती है और आपका जो पिस्टल है वो पीछे की तरफ आता है। इसकी क्या वजह है, इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिहाज से इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि आपका जो है, जो जिस स्पीड के साथ जो आपकी जो बुलेट है वो आगे मूव करती है, उसी जिस मोमेंटम के साथ आगे मूव करती है उसी मोमेंटम के साथ आपकी पिस्टल भी मूव करती है। मगर ये अगर प्रैक्टिकली देखा जाए या सोचा जाए तो ये मतलब है कि एक रेलिवेंट सी बात नहीं लगती कि ऐसा ये हो नहीं सकता। मगर हम अकॉर्डिंग टू मोमेंटम इसको प्रूव करते हैं और देखते हैं कि इसको मज़ीद किस तरह हम एलेबोरेट कर सकते हैं। कंसीडर आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ पिस्टल of mass m and bullet of mass mp such that before firing the total momentum of the system is zero। तो टोटल मोमेंटम क्या है कि जो बिफोर फायरिंग ज़ीरो के बराबर होगा। क्यों, ये हम जानते हैं कि बिफोर कोलिजन आपका कोई भी उसमें बिफोर कोलिजन उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, ना आपकी पिस्टल की है ना बुलेट की है। तो इस वजह से इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमारा ज़ीरो के बराबर होगा। After firing, the bullet moves with velocity vp in one direction and pistol recoils velocity vp in other direction such that the total momentum is again zero। तो उसमें क्या है कि जैसे ही आप फायर करते हैं तो फायर करने से क्या होता है कि आपका पिस्टल क्या है कि पीछे की तरफ मूव करता है, और आपका जो है कि बुलेट है वो आगे की तरफ मूव करता है। इस कंडीशन में भी टोटल मोमेंटम आपका ज़ीरो के बराबर होगा। यानी आपका फॉरवर्ड मूवमेंट और बैकवर्ड मूवमेंट, या अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट और बैकवर्ड मूवमेंट दोनों बराबर हैं, तो एक्शन रिएक्शन है, तो इस वजह से टोटल मोमेंटम आपका ज़ीरो के बराबर होगा। तो इस लिहाज से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब क्या है कि इसको मैथमेटिकली या उसमें है फिगर के लिहाज से हम किस तरह
कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि सपोज कि आपका इनिशियल मोमेंटम क्या था, 0 के बराबर था, हमने यही कहा था, और फाइनल मोमेंटम आपका भी 0 के बराबर आ गया, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 था और अकॉर्डिंग टू जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आपका मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन बराबर होता है। तो इस वजह से आपका जो MBVB, ये जो बुलेट का मोमेंटम है और आपका ये वाला जो गन का मोमेंटम है, ये दोनों 0 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो MBVB जो इस वाली है MPVP वाली साइड को इक्वेशन के क्या है राइट साइड पे लेके जाएं तो ये माइनस साइन आ जाएगा। अब ये हमारे पास ड्यू टू लार्ज मास ऑफ पिस्टल इट रिक्वायर्स विद लोअर वेलोसिटी एज कंपेयर टू द बुलेट इज शोन इन डायग्राम। तो इसमें जो फिजिक्स है, जो कंसेप्ट है, वो इस तरह समझ सकते हैं कि बिफोर कोलिजन तो हमारा वो 0 के बराबर हो गया। आफ्टर कोलिजन आपने क्या देखा कि ये नेगेटिव साइन सबसे पहले हमें क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव साइन रिकॉइल वेलोसिटी को शो कर रहा है। रिकॉइल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होगी, जब जैसे ही आप फायर करते हैं, फायर करने से आपका क्या है कि जर्क प्रोड्यूस होता है, या आपका जो एक्शन उसमें है आप करते हैं उसके रिएक्शन के तौर पे है कि जो रिकॉइल वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है, और रिकॉइल वेलोसिटी को हम है कि नेगेटिव साइन के साथ शो इसलिए कर रहे हैं कि आपकी बुलेट आगे की तरफ जा रही है जबकि पिस्टल जो है कि पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये बेसिकली रिकॉइल वेलोसिटी को शो करता है। तो रिकॉइल वेलोसिटी इसकी वजह से है। अब क्या है कि मोमेंटम के लिहाज से देखा जाए तो मोमेंटम किस तरह होगा, दोनों का कंजर्व होगा। हमने मोमेंटम बेसिकली दो चीज़ों पे रिलाई करता है, उसका मास और उसकी वेलोसिटी। उसकी का मास कितना था और उसकी वेलोसिटी कितनी थी। अगर हम बुलेट को देखें तो बुलेट का मास बहुत कम होता है मगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम गन को देखें तो उसका क्या है कि मास ज़्यादा होता है और उसकी वेलोसिटी कम होती है। अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट करें तो हम देखते हैं कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों का मोमेंटम बराबर होगा। अगर आपके पास न्यूमेरिकल डाटा हो, इनको वैल्यूज को पुट किया जाए तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यूज हैं, यानी MPVB और MPVP, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका मोमेंटम लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का दोनों का बराबर होगा। तो ये हमारे पास एक क्या है कि ये आइसोलेटेड सिस्टम था। वही है कि आइसोलेटेड सिस्टम वो वाला सिस्टम जिसकी वजह जो है कि नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन दैट सिस्टम। तो ये आपकी क्या है कि मास थे बुलेट का, जैसे ही आप फायर करते हैं तो ये फायर आपका क्या है कि आगे की तरफ मूव करता है और रिकॉइल वेलोसिटी की वजह से पिस्टल आपका पीछे की तरफ मूव करता है। तो ये एक्शन रिएक्शन के लिहाज से देखें तो तब भी आपका, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिहाज से देखें तो आपका ये दोनों 0 के बराबर होगा। तो इस वजह से बेसिकली हम इसको डिफाइन करते हैं। अब क्या है कि सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है कि एक्सप्लोजन और एक्सप्लोसिव मटेरियल। एक्सप्लोजन में क्या होता है कि व्हेन ए बम एक्सप्लोड्स इट्स पीसेस फ्लाई ऑफ सच दैट द टोटल मोमेंटम सम्स अप टू 0 एज शोन इन फिगर। जैसे उसमें फिगर में हमने देखा था, दोबारा भी इसको हम देखते हैं कि जैसे ही आपका एक्सप्लोजन होता है तो हम यही कहते हैं कि इनिशियल मोमेंटम इसका 0 के बराबर होता है और फाइनल मोमेंटम भी 0 के बराबर होगा। जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में हमने देखा कि इस वजह से भी आपका मोमेंटम क्या है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम 0 के बराबर होगा। अब ये मोमेंटम किन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उसके पीसेस पे, उसकी साउंड पे, उसकी नॉइज़ पे, सब चीज़ों को सम करते हैं तो ये इसके सम के बराबर आ जाएगा। दिस इज बिकॉज द मोमेंटम ऑफ द बम एक्सप्लोजन बिफोर एक्सप्लोजन आपका 0 के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर in order to conserve the momentum, the final momentum must be equal to the initial momentum। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिहाज से हम ये कहते हैं कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम शुड बी इक्वल, शुड बी कंजर्व। तो इस वजह से आपका फाइनल मोमेंटम भी 0 के बराबर होगा। ये इसमें एग्जांपल थी जिसको हम देखते हैं कि ये आपका एक्सप्लोजन था। एक्सप्लोजन के जैसे हुआ तो ये इसके पीसेस हैं, इसमें ये फ्रेगमेंट्स बनते हैं। इन फ्रेगमेंट्स की वजह से क्या है कि टोटल मोमेंटम
क्या है इसका कंजर्व रहता है। ये अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास क्या उसमें होगा कि जो पी आई और पी एफ बराबर होगा। पी आई आपका 0 के बराबर है तो पी एफ भी फाइनल में भी 0 के बराबर होगा। अब ये वाली चीज़ को हम देखते हैं कि ये बेसिकली हमें क्या बताती है। वेक्टर सम में हमने पढ़ा था कि वेक्टर सम क्या है कि अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल वेक्टर सम क्या है कि किस कंडीशन में 0 होता है। तो क्या है कि हेड टू टेल रूल बेसिकली होता क्या है और इसमें वेक्टर सम कब इक्वल टू 0 होगा। तो इसके एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था। ये हमारे पास दो वेक्टर थे, एक ये वाला वेक्टर था और ये हम इसको बी वेक्टर कह लेते हैं। अगर सी वेक्टर आपका ये है कि यहाँ से यहाँ तक हो, मतलब है कि इधर से बी से सी की तरफ हो, यानी ओरिजिन पे वापस आ जाए, तो ये क्लोज उसमें है शेप बनाती है। जब भी वेक्टर सम आप क्लोज्ड पॉलीगॉन के कह सकते हैं, ये है क्लोज्ड ट्रायंगल में आपका जो वेक्टर सम है कि जब अगर आपकी क्लोज्ड पॉलीगॉन हो, यानी आप जहाँ से शुरू हुए थे वापस उसी जगह पे आ जाएं, तो उस सूरत में भी वेक्टर सम 0 के बराबर हो जाता है। तो सेम यहाँ भी आपका वेक्टर सम क्या है कि 0 के बराबर होगा, यानी आपका मोमेंटम क्या है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन 0 के बराबर होगा। तो इसको भी हम आगे से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। तो लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर टॉपिक, प्रोजेक्टाइल। तो इसमें हम देखते हैं कि बेसिकली प्रोजेक्टाइल होता क्या है, कि इसको हम रिजॉल्व किस तरह करते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स और किस तरह इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रोजेक्टाइल, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? द फॉर्म ऑफ टू डायमेंशनल motion experienced by an object or particle that is thrown near the earth's surface and moves along a curved path under the action of gravity only. The path followed by a projectile is called its trajectory. अब क्या है कि ये प्रोजेक्टाइल डेफिनेशन है। प्रोजेक्टाइल को सबसे पहले हम क्या है कि टू डायमेंशन कंसीडर करते हैं, कि टू डायमेंशन में हम इसको रिजॉल्व करते हैं। ये हमने वेक्टर जो है वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब हम किसी चीज़ को रिजॉल्व करते हैं टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में, तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं इनको है कि रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर कहा जाता है, ये कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर कहा जाता है। तो सेम उसी तरह हम इसमें प्रोजेक्टाइल को क्या है कि टू कंपोनेंट्स में कंसीडर करेंगे। एक इसका क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और दूसरा इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है कि वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसमें है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इसमें प्रोजेक्टाइल होता क्या है। इसको हम इसकी डेफिनेशन क्या है, फॉर्म ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, और इसकी क्या है कि ये टू डायमेंशनल मोशन होती है एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, जो क्या है कि एक्सपीरियंस करता है बाय एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इज थ्रोन नियर द अर्थ सरफेस। क्या है कि हम उसको अर्थ सरफेस के उसमें थ्रो करते हैं। इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि अर्थ सरफेस से क्या मुराद है कि हम जब इसको प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो थ्रो करने की वजह से इसमें क्या है कि हम इसको जब रिजॉल्व करते हैं इसको इनटू इट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स, तो हम जो है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है इसको हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट्स है इसको हम क्या है कि जो फोर्स इस पे अमल कर रही थी है वो ड्यू टू इस ग्रेविटी है। ओनली द फोर्स एक्टिंग ऑन प्रोजेक्टाइल इज ग्रेविटी। तो इस वजह से हम इसको कंसीडर करते हैं कि नियर द अर्थ सरफेस। तो ये बेसिकली वजह है कि अर्थ सरफेस के करीब हम क्यों इसको रिजॉल्व करते हैं। एंड मूव्स अलोंग ए कर्व पाथ, और क्या है कि ये कर्व पाथ में मूव करती है। बेसिकली जो प्रोजेक्टाइल की जो मोशन होती है वो पैराबोलिक होती है। इसमें जो पैराबोलिक की मैथमेटिक्स है इसके लिहाज से इसको सॉल्व किया जाता है, तो वो अब इसमें आपके कोर्स में नहीं है, तो वो आप नेक्स्ट उसमें क्लासेस में पढ़ेंगे। चलें, बहरहाल आपका जो इसमें है कि कर्व पाथ के अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ओनली।
और ये क्या है कि ये वाली फोर्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करती है, सिर्फ कि ग्रेविटी की वजह से इस पे जो फोर्स अमल कर रही होती है, यानी जब आप इसको थ्रो कर देते हैं, थ्रो करने के बाद जो फोर्स इस पे अमल करती है वो ओनली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, इसके अलावा और फोर्स नहीं होती। इन पार्टिकुलर द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस आर अज्यूम्ड टू बी नेग्लिजिबल। और जब क्या है कि हम कंसीडर करते हैं इसमें अदर फैक्ट्स जो है कि एयर रेजिस्टेंस और इस तरह के रेजिस्टेंसेस वगैरह को नेगलेक्ट करते हैं। इसकी वजह क्या है कि जब हम इन चीज़ों को कंसीडर करते हैं तो आपके पास जो एग्जैक्ट पाथ है वो पैराबोलिक या नहीं बनता, इस वजह से इसकी मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, इसको सॉल्व करना भी मुश्किल हो जाता है। तो हम इसको क्या है कि बेसिक्स को पढ़ने के लिए हम ये चीज़ों को नेगलेक्ट कर देंगे, यानी एयर रेजिस्टेंस और अदर फैक्ट्स को नेगलेक्ट कर देंगे। और जो पाथ क्या है कि जो प्रोजेक्टाइल मूव जो है अडॉप्ट करता है, इसको ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल कहा जाता है कि इस कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री। और ये वाली ट्रेजेक्ट्री मैंने पहले बताया कि ये जो है ट्रेजेक्ट्री जिसमें प्रोजेक्टाइल मूव करता है वो पैराबोलिक होती है। तो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, फुटबॉल और क्रिकेट बॉल हिट इनटू एयर, ए शेल fired from a cannon and a stone thrown down the hill are all examples of projectile। ये सारी examples क्या हैं, projectiles की हैं। क्या है, projectile motion only occurs when there is one force applied at the beginning of the trajectory। और क्या है कि प्रोजेक्टाइल मोशन कब अकर करती है कि जब आपको इसको हिट करने लगते हैं फुटबॉल को, तो इस पे एक फोर्स अमल करे, after which there is no force act from gravity apart from gravity। और जब क्या है कि प्रोजेक्टाइल मूव कर जाता है तो इस पे कोई फोर्स अमल नहीं करती अदर देन ग्रेविटी। तो जस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पे क्या है कि अफेक्ट करती है। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन हैज ए मैग्नीट्यूड क्या है कि 9.8 मीटर पर सेकंड, while the horizontal component हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 0 मीटर पर सेकंड उसमें है। अब ये वाली बात कि 9.8 मीटर पर सेकंड क्या होता है और ये कि क्यों है, तो हमने पहले सपोजिशन क्या की थी कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या है कि कांस्टेंट होता है, ये 0 के बराबर होता है, इसमें चेंज नहीं आती। तो इसको हम क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम 0 के बराबर लेते हैं, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट्स हमने क्या था कि जो फोर्स इस पे अमल करती है वो ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी की वजह से क्या है कि हम जानते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फोर्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसके बराबर है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स अब आपका 9.8 मीटर पर सेकंड के बराबर हो गए, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट्स जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आपका 0 हो गए, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट्स पे जो फोर्स वो करेगी जो तो फोर्स उसमें इसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। ये बेसिकली हमारे पास क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल है, यहाँ से ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे ही आपने इसको हिट किया ये क्या है कि एंगल थीटा बनाती है विद एक्स एक्सिस या विद हॉरिजॉन्टल। तो ये वाली जो इस पे जो मूव करती है इसको हम क्या है कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ दी प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। तो हमने इसमें क्या कंसीडर किया था कि आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या है कि 0 के बराबर होता है, वर्टिकल कंपोनेंट्स आपका जो है कि माइनस जी जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है वो माइनस जी के बराबर होगा। ये माइनस साइन हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ये माइनस साइन हमें ये शो करता है कि ये आपका ड्यू टू ग्रेविटी है और ये जो है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या है अट्रैक्ट होती है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो एग्जांपल थी इसकी फुटबॉल वाली के ये वाली फोर्स इस पे अमल करती है। अगर हम इसको रिजॉल्व करें टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स, ये हमने जो मैंने पहले भी बताया कि वेक्टर एनालिसिस में पढ़ा था कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हम किस तरह रिजॉल्व करते हैं इसको वर्टिकल कंपोनेंट्स और इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में। तो ट्राइंगल उसमें इसको अगर ट्राइंगल ओ पी क्यू या ओ क्यू पी में देखें तो हमारे पास क्या है कि आपने ट्राइंगल उसमें है एनालिसिस में पढ़ा होगा, ट्राइंगल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा होगा कि हमारा
राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास क्या है कि cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है। और बेस आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, हाइपोटेनस मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा या cos क्यू। हमारे पास बेस किसके बराबर है, हमने क्या है कि बेस हमारा वी नॉट cos थीटा के बराबर हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस आपके पास वी नॉट के बराबर है, और बेस आपका जो है कि सपोज करें कि हाइपोटेनस वी नॉट के बराबर है और बेस आपका बी ए एक्स या ओ एक्स के बराबर कह सकते हैं। तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स किसके बराबर आ जाएगा, वी नॉट cos थीटा के बराबर आ जाएगा। और इसी तरह हम सबका साइन क्यू या साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है। परपेंडिकुलर किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेनस साइन क्यू या साइन थीटा। ये भी इसी तरह आपका वी नॉट साइन क्यू के बराबर आ जाएगा या साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। तो हमने क्या है कि अब क्या किया कि आपके पास जो प्रोजेक्टाइल था या हमने किसी भी उसमें अब इंस्टेंट हमने इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या इसमें आई कि 9 पॉइंट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो वी नॉट cos थीटा के बराबर आ जाएगा, और आपका वर्टिकल कंपोनेंट्स हमारा वी नॉट साइन थीटा के बराबर आ गया। इसके बाद हम इसके बारे में मज़ीद देखते हैं कि आइडियल प्रोजेक्टाइल क्या होता है। ये तो इसमें हमने उसमें रिजॉल्व किया इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में। अब हम देखते हैं कि आइडियल प्रोजेक्टाइल। तो मैंने पहले भी बताया कि आइडियल प्रोजेक्टाइल के लिए हम क्या है कि कंसीडर करते हैं उसका कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स 0 के बराबर होता है, वर्टिकल कंपोनेंट्स आपका माइनस जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है वो -g के बराबर होता है, और जो फोर्स इस पे एक्ट करती है वो ओनली दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है आफ्टर इट इज हिट अपॉन बाय सम फोर्स इसमें। तो इसमें और भी एक कंसिडरेशन है कि इसमें हम अदर फैक्ट्स हैं जो उनको एयर रेजिस्टेंस और इस किस्म के दूसरे फैक्ट्स हैं इनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। चलें, आइडियल मोशन नेगलेक्ट्स एयर रेजिस्टेंस। आइडियल मोशन में हम एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करते हैं, विंड स्पीड को हम नेगलेक्ट करते हैं, स्पिन ऑफ दी प्रोजेक्टाइल को हम क्या है कि ओमिट कर देते हैं, एंड अदर फैक्ट इन्फ्लुएंसिंग द फ्लाइट ऑफ रियल लाइफ प्रोजेक्टाइल। और इसके अलावा अगर कोई दूसरे भी जो इफेक्ट्स हैं इन सब को हम क्या है कि नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हम आइडियल बेसिकली हम इसलिए करते हैं कि हमारे पास एक बेसिक्स थ्योरी आ जाए, फार्मूलाज आ जाएं, इसको हम अप्लाई करके बाद में इन इफेक्ट्स को तो अप्लाई करके या इन इफेक्ट्स को हम देख के बाद में हम इक्वेशंस बनाते हैं या उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइडियल कंडीशंस में जो हमने करना है कि वो सबसे पहले क्या देखना है कि आपका जो नेगलेक्ट क्या क्या करने हैं। एयर रेजिस्टेंस को हमने जो है कि एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दिया, विंड स्पीड को नेगलेक्ट कर दिया, उसकी जो है कि प्रोजेक्टाइल स्पिन को कर दिया, और इसके अलावा और भी कोई इफेक्ट्स हों रियल लाइफ उसमें प्रोजेक्टाइल्स के तो हम इन सबको नेगलेक्ट कर देते हैं। For a elastic equation in which football or cricket ball moves in the air, the actual trajectory is not well described by the projectile motion and requires more sophisticated analysis. तो ये नेक्स्ट हमें क्या बताता है, तो अगर हम क्या है कि आइडियल कंसीडर नहीं करते तो हमारे पास जो ट्रेजेक्टरी बनती है वो आइडियल पैराबोलिक नहीं होती। तो इसमें और भी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, और भी चीज़ें इन्वॉल्व होने की वजह से इसको जो सॉल्व किया जाता है तो इसको में इसकी जो कैलकुलेशन है, जो इसकी मैथमेटिक्स है, काफ़ी मुश्किल हो जाती है, इसको सॉल्व करना आसान नहीं होता। तो इस कंडीशन में इस वजह से हम क्या है कि बेसिक्स को पढ़ने के लिए हम क्या है कि आइडियल कंडीशन को सपोज करते हैं। Here we will consider only ideal motion of projectile can further be simplified by resolving into horizontal or vertical components. तो इस वजह से हम क्या है कि इससे बचने के लिए हम क्या है कि इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हो जाता है, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स हो जाता है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स हमने वेक्टर जो है कि इसमें पढ़ा था कि वेक्टर एनालिसिस में कि आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स किसके बराबर होता है। इसमें बेसिकली जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपका
ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आपके पास कोई वेक्टर है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या है कि आपका यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस पे, तो ये आपका एक्स जो कंपोनेंट आ जाता है ये आपका वाई कंपोनेंट्स आ जाता है। एक्स और वाई कंपोनेंट्स ये आपके जो वेक्टर ए कह लें या एफ कह लें या इसके जो है कि रेजोल्यूशन कंपोनेंट्स या इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो वेक्टर ए का डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से कितना है और वाई एक्सिस से कितना है। तो हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल की मोशन थी, जैसे मूव कर रहा है तो ये आपका हॉरिजॉन्टल ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट्स हो जाएगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हो जाएगा। सेम उसी तरह ये हम क्या है कि इसको रिजॉल्व करते जाते हैं, यहाँ जाके इसका जो जो कंपोनेंट है वो जो ओनली कंपोनेंट है वो आपका कौन सा हो जाएगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हो जाएगा, इसमें वर्टिकल कंपोनेंट्स आपका जीरो हो जाएगा। इसके बाद क्या है वर्टिकल कंपोनेंट्स की डायरेक्शन क्या है कि प्रोजेक्टाइल स्लो होना शुरू हो जाता है तो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाती है। तो आई होप आप इसकी समझ आ गई होगी। लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर टॉपिक, अनदर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक। अब क्या है कि दो तीन चीज़ों को हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट वेलोसिटी इसमें इसकी किसके बराबर होगी, इसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, और इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिहाज से वेलोसिटी क्या होगी, वर्टिकल कंपोनेंट्स के लिहाज से वेलोसिटी क्या होगी। कंसीडर हमने क्या है कि कंसीडर किया, कंसीडर अ प्रोजेक्टाइल विच इज थ्रोन एंड विद ए सर्टेन वेलोसिटी v नॉट। हमने क्या है कि कंसीडर करते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया वेलोसिटी v नॉट के साथ और जो मेकिंग एन एंगल थीटा विद दी हॉरिजॉन्टल, और जो एक एंगल बना रही थी थीटा वो हॉरिजॉन्टल के साथ। फ्रॉम द फिगर 3.2 वी सी दैट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लाइट। तो हमने यही जो आइडियल कंडीशन में यही कंसीडर किया था, जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो कांस्टेंट रहता है, इस वजह से इसकी वैल्यू जीरो के बराबर लेते हैं, इसमें चेंज नहीं होता है। व्हाइल द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी चेंजेस यूनिफॉर्मली एंड इज जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट। जबकि वर्टिकल कंपोनेंट आपको वेलोसिटी का है कि चेंज हो जाता है और ज़ीरो होता है आपका हाईएस्ट पॉइंट। तो जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट को हम इस तरह समझ सकते हैं कि आपने अगर एक बॉल को ऊपर जैसे ही आप मूव करते हैं या फेंकते हैं तो क्या होता है कि वो आपकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। जैसे आप फेंकते हैं वो बॉल बहुत स्पीड के साथ मूव करती है, उसके बाद स्लो होना शुरू हो जाती है, एक पॉइंट पे जाके बॉल वो है कि रुकती है और उसके बाद दोबारा नीचे गिर जाती है। तो बेसिकली इसमें हम इस तरह कह सकते हैं कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होना शुरू हो जाती है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है, और जो स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ जाके आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो के बराबर आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी जीरो के बराबर कैसे होगी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम जानते हैं कि हाफ mv² के बराबर होता है। यानी जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपका जो है कि बॉल जैसे ही रुकती है, रुकने की वजह से वेलोसिटी जीरो होती है, वेलोसिटी जीरो होने की वजह से आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। तो इस पॉइंट पे आपकी काइनेटिक एनर्जी टोटली कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, और फिर इसके बाद जैसे ही बॉल नीचे गिरना शुरू हो जाती है तो फिर आपकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये है कि जीरो पॉइंट की वजह से, तो ये इसको हम कह सकते हैं कि जीरो पॉइंट। To find the velocity v of the projectile at a certain time t, we have to find x and y components। तो फिर हम क्या है कि इसके x और y components को फाइंड करते हैं। तो हमने क्या है कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन along x एक्सिस हमने पढ़ा है कि vf is equal to vi plus at। तो हमने क्या कहा था कि vfx क्या है कि vix या vfx आपकी जो वेलोसिटी है किसके बराबर होगी, v नॉट cos थीटा के बराबर होगी। और एक्सेलरेशन हमने क्या कहा था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट या जीरो के बराबर होता है, तो इस वजह से इसको जीरो लेते हैं। जबकि वर्टिकल कंपोनेंट्स हमारा चेंज होता रहता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका vfx
जो है कि वो वी नॉट cos थीटा के बराबर आ जाएगा और ए आपका 0 आ जाएगा और टी के साथ मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 आ जाएगा। तो वी एक्स किसके बराबर आ जाएगी हमारे पास, वी नॉट cos थीटा के बराबर आ जाएगा। ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हमने पीछे इसमें इक्वेशन में निकाला था, तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी नॉट cos थीटा के बराबर आ जाएगा। अब यही वाली इक्वेशन क्या है कि लॉन्ग वाई एक्सिस हम उसमें पुट करने की कोशिश करते हैं। तो वी एफ आई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए टी। तो वी आई वाई हमें पता है कि वी नॉट साइन थीटा के बराबर होता है और ए हमारा किसके बराबर था, माइनस जी के। कि हमने ये कहा सपोज किया था कि जो फोर्स इसमें ओनली अमल कर रही है वो इसकी ग्रेविटी है। तो यहाँ आपकी वैल्यू क्या है कि माइनस जी के बराबर आ जाएगी। तो इसमें हम क्या है कि वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करने से देखते हैं कि ये आपका किसके बराबर आ जाएगा, वी नॉट साइन थीटा के बराबर आ जाएगा और ये वाली वैल्यू माइनस जी टी के बराबर आ जाएगी। तो माइनस साइन हमको ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये माइनस साइन हमें बताता है कि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जो आप जा रहे हैं, तो इसकी वजह से ये माइनस साइन है। तो अब हमने क्या किया कि इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आपका वी नॉट cos थीटा के बराबर आ गया, जबकि जो वर्टिकल कंपोनेंट है आपका वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी के बराबर आ गया। तो ये इसमें है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स आ गए। इसके बाद हम क्या नेक्स्ट करते हैं, इसका जो आपके पास दो कंपोनेंट्स आ गए हैं, इसके हम जो रिजॉल्व करते हैं इनटू इसको हम रिजॉल्व करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास क्या था, अगर हम किसी के वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो ये हम उसके ए एक्स प्लस ए वाई इन दोनों का स्क्वायर अलग लेते थे और इनके अंडर रूट इस तरह ले लेते थे। तो ये जिसको हमने जो चैप्टर 2 पे है इसमें है कि बड़े बेहतर तरीके से इसमें हमने इसको डिफाइन किया है कि आपका जो जब भी किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये आप उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स का हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो इसमें वेक्टर एनालिसिस में एक और भी बात क्लियर करता चलूँ कि जो है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हमने वेक्टर उसमें चैप्टर में पढ़ा था कि वेक्टर क्या है कि इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जब उसमें है इसके हम डायरेक्शन कंसीडर कर रहे होते हैं या मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे होते हैं, तो इसमें हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसीडर करते हैं, डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते। तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो इसमें वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास पी एक्स किसके बराबर आया था, वी नॉट cos थीटा के बराबर आता है, जबकि वी नॉट जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई किसके बराबर आया था, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी के बराबर आया था। तो इस इक्वेशन के लिहाज से हमारी इक्वेशन जो है कि 3.1 इसके लिहाज से हम फाइंड कर सकते हैं, इस इक्वेशन के लिहाज से हम इसके जो है मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। ये हमारी 3.1 इक्वेशन आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है। अब क्या है कि इसमें है जब आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स आ गए तो हम डायरेक्शन किस तरह फाइंड कर सकते हैं। हमें जो है वेक्टर एनालिसिस के लिए के उसमें चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब भी किसी चीज़ की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्शन के लिए हम ये पता है कि हमें tan थीटा जो वेक्टर ट्रायंगुलर एनालिसिस में tan थीटा आपका y ओवर x के बराबर होता था, और अगर हमने थीटा फाइंड करना है तो हम ये करते थे tan इनवर्स ऑफ y अपान x, यानी उसके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स पे डिवाइड कर देते हैं, तो वहाँ से हमारे पास उसकी जो है कि डायरेक्शन आ जाती है। तो पुटिंग द वैल्यूज़, अगर इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट्स था वो किसके बराबर था, वर्टिकल कंपोनेंट्स हमारा वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी के बराबर था, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हमारा वी नॉट cos थीटा के बराबर था। अगर इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आपका वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी अपान वी नॉट cos थीटा उसमें आ जाता है। तो यहाँ से हम है कि इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं कि किस एंगल पे आपने प्रोजेक्टाइल को हिट किया।
तो ये इसकी बेसिक्स थी प्रोजेक्टाइल की, जिसमें हमने इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, इनकी वेलोसिटीज फाइंड की, वेलोसिटीज फाइंड करने के बाद उनका मैग्नीट्यूड फाइंड किया, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद उनकी डायरेक्शन फाइंड की। अब हमारे पास दो तीन क्वांटिटीज़ हैं, उनको देखते हैं कि किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास है कि मैक्सिमम अगर हम हाइट फाइंड करना चाहें प्रोजेक्टाइल की तो वो किस तरह फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, जो ये आपकी हाइट है कि यानी किस हाइट तक ये प्रोजेक्टाइल जाएगा, इसको मैक्सिमम वर्टिकल हाइट कहा जाता है। यानी जिस एंगल के साथ हम इसको फेंकते हैं और ये मैक्सिमम हाइट को अटेन करता है तो वो वाली हाइट जो है कि वो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट के बराबर होगी। Maximum vertical height reached by the projectile from projection level is called maximum height of the projectile। यहाँ से जो आपने प्रोजेक्शन लेवल था या प्रोजेक्शन उसमें है, जैसे आप ये मूव करते हैं तो ये वाला डिस्टेंस आपका मैक्सिमम हाइट को रिप्रेजेंट करता है। Consider a projectile which is thrown at a certain velocity making an angle theta with the horizontal as shown figure। इसमें है कि हमने फिगर में भी इसको रिप्रेजेंट किया कि ये आपका एंगल क्या है कि थीटा बना रहा था उसमें, तो मेकिंग एंगल थीटा आपका बना रहा था। तो इसके बाद हमने क्या है कि क्या करते हैं, टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट वी यूज द थर्ड इक्वेशन अलोंग वाई एक्सिस। तो हम मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए कि जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको यूज़ करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या थी, 2as इज इक्वल टू बी एफ स्क्वेयर माइनस बी ए स्क्वेयर। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी। इसमें हमें पढ़ा था कि वी आई वाई आपका वी वाई इज इक्वल टू बी जीरो के बराबर हो जाएगा। ये वाली वैल्यू हमें क्या शो कर रही है, और वी आई वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, ए माइनस बी के बराबर हो जाएगा, और एस इज इक्वल टू एच के बराबर हो जाएगा। यानी आप जैसे ही उसको हिट करते हैं तो आपका जो फाइनल इसमें है वेलोसिटी इस पॉइंट पे रुक गया है कि ज़ीरो होगी। ये मैंने पहले भी बताया था, जो वो पार वाली एग्जांपल थी, जब मैक्सिमम हाइट पे होगा तो इसकी जो है कि वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, यानी वेलोसिटी ज़ीरो के बराबर आ जाती है। ज़ीरो के बराबर होने की वजह से आपकी जो बी एफ स्क्वायर आपका ज़ीरो के बराबर आ जाएगा, जबकि इनिशियल वेलोसिटी हमारी किसके बराबर थी, वी नॉट साइन थीटा के बराबर थी। और ये आपका एक्सेलरेशन 2s की जगह हम क्या है कि 2gh, और ये माइनस साइन वही है कि इनसे ग्रेविटी को शो करता है। तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, और हाइट हमने फाइंड करनी है। तो नेगेटिव साइन से ये आपका नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाता है, और आपका h किसके बराबर आ जाएगा, वी नॉट, अगर स्क्वायर ले लें दोनों इसका, वी नॉट साइन स्क्वायर ओवर 2g के बराबर आ जाता है। तो ये क्या है कि किसी भी उसकी प्रोजेक्टाइल की हाइट अगर हमने फाइंड करनी हो तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो उसकी जो है वर्टिकल कंपोनेंट्स की साइन थीटा, और अगर थीटा की वैल्यू हो तो यहाँ से हम क्या है कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, ये वैल्यूज पुट करके हम उसकी मैक्सिमम हाइट को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के बाद अब क्या है कि टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू गो फ्रॉम वन प्रोजेक्शन टू गो फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट इज कॉल्ड टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी जैसे ही आप इसको फेंकते हैं तो जहाँ से ये जाता है कि कहाँ से जाके इसने जब ये हिट किया ग्राउंड को, ये वाला टाइम कितना लगा, इसके लिए टोटल टाइम उसमें है टाइम ऑफ फ्लाइट, इसमें है कि कितना टाइम के लिए ये एयर में रहा, तो वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो इसको हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें हम ये कंसीडर करते हैं कि कंसीडर ए प्रोजेक्टाइल विच इज़ थ्रोन विद वर्टिकल वेलोसिटी वी नॉट। हम ये सपोज करते हैं कि प्रोजेक्टाइल को आपने क्या है कि फेंका विद सर्टेन वेलोसिटी वी नॉट के साथ, और क्या है कि मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या है कि थीटा एंगल बना रही है। और ये वाला हमने इसमें देखा भी है कि ये वाली जो फिगर है ये हमें शो कर रही है।
टू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट वी विल यूज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके लिए हम क्या है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज़ करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स के लिहाज से ये आपका जी के बराबर हो जाएगा। ये वाली वैल्यू हमने जो है कि फाइंड करनी है, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसको हम मज़ीद किस तरह वो कर सकते हैं कि इसमें वैल्यूज़ किस तरह पुट करते हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसमें है कि इसमें डिस्टेंस क्या है कि ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। ज़ीरो के बराबर क्यों होगा कि हमने ज़ीरो के बराबर क्यों होगा कि जैसे आप ये फेंकते हैं कोई चीज़ और वापस उसी पॉइंट पे आ जाती है, तो यानी जहाँ से आपने फेंकी और वापस उसी पॉइंट पे आ गई या वापस ज़मीन पे आ गई, तो आपका डिस्टेंस क्या है कि वो ज़ीरो के बराबर हो जाता है। हमने वर्टिकल कंपोनेंट्स वी नॉट साइन थीटा के बराबर था और ए आपका माइनस जी के बराबर था। इस टी को हम कैपिटल टी लेते हैं, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इसमें ज़ीरो इज इक्वल टू वी आई टी या वी नॉट साइन थीटा माइनस वन और जी टी स्क्वायर के बराबर है। इसको हम क्या है कि माइनस साइन वाली को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर वी नॉट साइन थीटा टी। तो इस टी के साथ हम क्या है स्क्वायर के साथ ये टी काट देते हैं, तो आपके पास टी की वैल्यू कैपिटल टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन क्यू ओवर जी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या है कि टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर सकते हैं कि यानी कितने टाइम के लिए वो एयर में रहा। टाइम टू रीच समिट, इसमें है अब मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने के लिए कितना टाइम होगा। तो ये आपका टोटल टाइम आ गया था। इसमें से जो है कि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचने के लिए इसका है कि ये अगर इसको दो पार्ट्स में हम कन्वर्ट करें तो ये 1/2 हो जाएगा, ये भी आपका 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये भी आपका टी नॉट विल बी दी समिट हाइट, या इसको 2 पे डिवाइड कर दें आपका टाइम ऑफ फ्लाइट को, तो ये आपका टाइम टू रीच मैक्सिमम समिट या मैक्सिमम हाइट इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास आती है रेंज। रेंज क्या है कि हमारी कोशिश यही होती है कि हमारा है कि क्या प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे, क्योंकि मिसाइल वगैरह ये इस तरह का हमने देखा होगा तो यही कहा जाता है इसकी रेंज इतने किलोमीटर है, इसकी रेंज इस तरह है। तो रेंज बेसिकली है कि मेन फैक्टर है, या उसमें आपने एक गेम में देखा होगा कि वो जो लोहे का बना होता है उसको मैक्सिमम डिस्टेंस पे फेंकने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि वो उसकी रेंज पे डिपेंड करता है। रेंज को हम इस तरह कह सकते हैं कि वो उसमें कोशिश करते हैं कि हमारा क्या है कि ये रेंज बेसिकली डिपेंड करती है उसके थीटा पे, यानी किस एंगल पे आपने इसको फेंकना है कि ये आपका मैक्सिमम जो है कि ये आपका मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे, तो ये इसको रेंज कहते हैं। The horizontal distance from a point of projection to the point of impact is called range of the projectile। तो horizontal distance क्या है होगा आपका from a point of projection, ये आपका point of projection है, to the projection to the impact, ये impact है कि यहाँ से जाके ये इधर गिरता है तो ये impact है, तो ये इसको रेंज कहते हैं। ये वाला डिस्टेंस बेसिकली ये आपको रेंज को शो करता है कि यानी कितना डिस्टेंस कवर किया इसने। तो इसका डिस्टेंस कवर करने के लिए ये बेसिकली डिपेंड करता है इसका एंगल पे, यानी किस एंगल पे आपने इसको थ्रो किया। टू फाइंड द मैक्सिमम रेंज वी विल यूज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें भी हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। तो एस एक्स, इसमें आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को हम लेते हैं कि वी एक्स आई टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। हमें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वी नॉट कॉस थीटा के बराबर था, और एस को हम रेंज के बराबर कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हम 0 के बराबर लेते हैं, और टी हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने वो किया था, जो टाइम ऑफ फ्लाइट लिया था, ये उसके वैल्यूज पुट करते हैं। अगर इसमें ये वैल्यूज पुट करनी है आपका
तो वी नॉट cos थीटा, ये t की वैल्यू आ गई, प्लस हाफ a² तो ये सारा आपका 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि a आपका ax 0 के बराबर है। तो यहाँ से हम देखते हैं तो वी नॉट ये किसके बराबर हो जाएगा, 2vi साइन थीटा cos थीटा, वी नॉट 2va साइन थीटा cos थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये वी नॉट और ये वी नॉट स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, और ये 2 cos थीटा अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 cos थीटा साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। यानी हमने 2 को अलहदा कर लिया, वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा, और cos थीटा इनको अलहदा कर लिया। तो हम अगर इसमें है कि मैथमेटिक्स की एक आइडेंटिटी या इसमें है कि फार्मूला है कि आपका 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा के बराबर या साइन 2q के बराबर होता है। तो बेसिकली आपका ये वाली वैल्यू क्या है, 2 साइन q cos q या 2 साइन थीटा cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2 साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। तो इसमें अगर इसको लिखें तो वी नॉट स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। अब यहाँ से हम क्या है कि इसको इजीली ये फार्मूला आ गया। हम अब देखते हैं कि साइन की जो है कि मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर आती है। तो अगर आपने जो वेक्टर इसमें है ट्रिगोनोमेट्री में है पढ़ा होगा कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है या किसी भी एंगल की मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 के बराबर होती है। और साइन 1 की वैल्यू कब होती है, जब आपका साइन थीटा हमारे पास क्या है कि बराबर होता है 90 के। जब साइन थीटा आपका 90 के बराबर होगा तो यहाँ से हम क्या है कि इसकी वैल्यू ले लें साइन 90, तो हमारे पास 1 आ जाएगी, तो रेंज आपके पास मैक्सिमम आ जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम रेंज एंगल के लिए हम क्या करते हैं कि वही जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या है कि कंसीडर करते हैं कि आपका साइन टी क्यू या 2 थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होगी मैक्सिमम रेंज के लिए। और ये आपका साइन इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ 1 आप हमें पता है कि ये साइन 90 के बराबर होता है, यानी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 90 के बराबर होती है। 90 के बराबर इसमें देने के लिए 2q आपका आप किसके होती है 2 थीटा 90 के बराबर आ जाएगा, और थीटा आप इस साइड पे मल्टीप्लाई या इधर साइड पे डिवाइड हो जाएगा, दोनों साइडों पर 2 या डिवाइड कर दें तो आपका जो थीटा है वो मैक्सिमम हो जाएगा। इसमें हम ये कह सकते हैं कि आपकी रेंज कब मैक्सिमम होगी, जब आपका एंगल क्या है कि 45 उस पर फेंकें अगर प्रोजेक्टाइल को, तो आपका जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो मैक्सिमम कवर होगा, और आपके पास क्या है कि जो रेंज आएगी प्रोजेक्टाइल की वो मैक्सिमम आएगी, यानी वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी। तो इस तरह हम क्या है कि ये फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और चीज़ देखते हैं कि टू प्रोजेक्शन एंगल्स फॉर सेम रेंज। ये अगर हम इसमें नोट करें, अगर हम ये देखें आपका 15 एंगल और ये वाला 75 एंगल, ये दोनों एक ही पॉइंट पे गिर रहे हैं। अगर इसको आप नोट करते हैं कि आपका 30 एंगल और 45 एंगल ये भी एक सेम पॉइंट पे गिर रहे हैं, जबकि जो आपका ये 45 वाले नहीं, ये आपका 60 वाला है। 60 वाला और 30 वाला ये भी सेम पॉइंट पे गिर रहे हैं। जो आपका जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है वो आपका 45 एंगल वाला वो कर रहा है। तो इसकी क्या वजह है, तो अगर हम इसकी वैल्यूज़ पुट करें इसको सॉल्व करें, तो हम ये देखते हैं कि वी नॉट स्क्वायर ओवर जी साइन 275, तो ये किसके बराबर होता है 150 के बराबर होता है, और साइन इसकी वैल्यू क्या है 0.5 के बराबर होती है। इसी तरह ये आपके पास एक आंसर आ जाए। अब दूसरे को देखते हैं, साइन कौन से बराबर थे 75 और 15 वाला। अगर 15 को हम रिजॉल्व करें इसमें देखें तो इसकी वैल्यूज़ निकालें तो ये भी आपको इसके बराबर आती हैं। सेम उसी तरह आपका जो साइन 30 है वो 0.5 के बराबर होता है। ये आपका 30 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ये साइन 30 की वैल्यू भी आपका 0.5 के बराबर है, और साइन 150 की वैल्यू भी आपके पास है कि 0.5 के बराबर है। तो इस वजह से इसका दोनों का वो एंगल्स जो न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर आती है, इसी वजह से दोनों की रेंज बराबर होती है और दोनों सेम पॉइंट पे फॉल करते हैं। इसी तरह हम दूसरे पॉइंट्स के लिहाज से भी उसको जो आपका 60 वाला और 30 वाला है इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास 120 आता है। 120 की वैल्यू 0.866 आ जाती है,
30 की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो ये 60 आ जाता है, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये भी 0.6 आता है। तो इन दोनों की भी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आ रही है, तो इस वजह से ये भी सेम पॉइंट पे फॉल करते हैं। अब क्या है कि उसमें देखते हैं कि एयर रेजिस्टेंस को थोड़ा सा एलेबरेट करते हैं कि एयर रेजिस्टेंस का इस पे क्या फ़र्क है, कि एयर रेजिस्टेंस को क्या इफेक्ट आता है। एयर रेजिस्टेंस अफेक्ट्स बोथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी। जो आपकी जो है कि एयर रेजिस्टेंस है, जो आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को भी इफेक्ट करती है और वर्टिकल कंपोनेंट्स को भी इफेक्ट करती है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो इसमें है, एंड हेंस द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज रिड्यूस्ड एज शोन इन फिगर। जैसे ही इन दोनों पे ये अफेक्ट करती है तो हमने ये भी कहा कि अगर ये 45 एंगल पे है तो इसको क्या है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना चाहिए। मगर क्या है कि अगर रियल प्रोजेक्टाइल को देखें तो आपके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स की वजह से ये वाला पाथ क्या है कि ये ट्रेजेक्ट्री है कि ये पैराबोलिक नहीं होगी, तो इसमें डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस आने की वजह से ये है कि डिस्टेंस उतना कवर नहीं कर सकता जितना इसको करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा उसमें है। इसमें फिर बातें में बहुत चीज़ें आ जाती हैं। इसमें फिर इनको रिजॉल्व किया जाता है कि आप किस तरह रिजॉल्व करते हैं। इसका मैथमेटिक्स है, पैराबोलिक है, उसकी फिर इक्वेशंस है, उसमें फिर काफ़ी चीज़ें होती हैं। इसके बारे में आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।